नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेखा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लाइव। सपनों का आशियाना हर इंसान की चाहत होती है। हर शख्स को अपने सिर पर एक छत की जरूरत महसूस होती है, लेकिन आसमान छूते प्रॉपर्टी की कीमत को देखकर घर खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। ऐसे में लोग अपने सपनों का आशियाना बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की मदद से खरीदते हैं। लेकिन अगर आप नोएडा और गाजियाबाद में घर खरीदने की फिराक में हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन प्रॉपर्टी के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां, प्रॉपर्टी लाइव में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुशल देव राठी जी। राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं गाजियाबाद और नोएडा के सर्किल रेट, और सर्किल रेट के बढ़ाए जाने से प्रॉपर्टी की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप नोएडा या गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यही सही वक्त है। अगस्त आते ही इन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले के लिए प्रशासन नए सर्किल रेट तैयार कर रहा है, जिन्हें जुलाई के अंत तक लागू कर दिया जाएगा। सर्किल रेट का मतलब न्यूनतम या बेस रेट से है, जिसका इस्तेमाल किसी खास सेक्टर या इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए होता है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक लग्जरी फ्लैट या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए नया सर्किल रेट 35 से 40% ज्यादा हो सकता है। इससे रेजिडेंशियल फ्लैट्स की कीमतें 30% तक बढ़ जाएंगी। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। AIG के किए गए सर्वे के मुताबिक बाजार कीमत और सर्किल रेट के बीच बड़ा अंतर पाया गया है। इसे कम करने और राज्य सरकार के राजस्व को होने नुकसान की रिकवरी के लिए संशोधित रेट पेश किए गए। सर्किल रेट प्रॉपर्टी की कीमत के अनुपात में होता है। सर्किल रेट में बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में उसी अनुपात में इजाफा होता है, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाता है। कई रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि सर्किल रेट में बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर पड़ेगा, खासकर उन ग्राहकों पर जिन्होंने 2 से 3 साल पहले अपार्टमेंट या प्लॉट खरीदा था। अब उन्हें पोजीशन मिलने पर नए सर्किल रेट के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी। वहीं कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सर्किल रेट में संशोधन का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इसका ग्राहकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 2 से 3 साल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रेट में सालाना 20% की दर से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी की डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है। मार्केट और एडमिनिस्ट्रेशन रेट के बीच के अंतर को कम करने के लिए काफी पहले से सर्किल रेट में संशोधन का इंतजार था। अब सेक्टर रेट में बढ़ोतरी का असर साफ नजर आएगा और इस बढ़ी हुई कीमत बायर्स को चुकानी होगी। सर्किल रेट के अलावा दूसरा मसला अथॉरिटी के लगाए जाने वाली स्टैंप ड्यूटी में समानता का नहीं होना है। गाजियाबाद में सर्किल रेट चुनिंदा रूप से उसके मार्केट रेट के मुकाबले ज्यादा है, जो रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ज्यादा रेट लगाने के चलते ऐसा हुआ है। प्रॉपर्टी के पंजीकरण के लिए स्टैंप ड्यूटी से मिले रेवेन्यू का कैलकुलेशन सर्किल रेट और सेल डीड के आधार पर किया जाता है। इसमें से जो भी ज्यादा होता है उसी के आधार पर खरीदार से स्टैंप ड्यूटी वसूली जाती है। इन सारी बातों का खुलासा यह है कि हर हाल में बायर्स को प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त के लिए ज्यादा कीमत अदा करना होगा। स्पेशल डेस्क श्री 7 न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप गाजियाबाद और नोएडा में बढ़ाए जाने वाले सर्किल रेट और उसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में आने वाले उछाल के बारे में समझ ही गए होंगे। चलिए हम गाजियाबाद और नोएडा में बढ़ने वाले सर्किल रेट के बढ़ने और उसके जो इम्पैक्ट को बारीक से समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने एक्सपर्ट कुशल देव राठी जी के पास। कुशल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सर्किल रेट के मायने क्या है, इसको बारीकी से अगर समझा जाए तो आप कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, सर्किल रेट एक मापदंड होता है किसी भी प्रॉपर्टी के बेसिक रेट को कवर करने का।
उससे किसी भी आम आदमी को यह पता लग सकता है कि इस चीज का वास्तव में क्या रेट होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, ये फ्लैट, ये प्लॉट, ये विला, चाहे किसी भी टाइप की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट हो, उसको एक गाइडेंस मिल जाती है कि यह वस्तु इतने रुपए की होनी चाहिए। और अगर वो स्वयं गवर्नमेंट निर्धारित कर दे तो उस पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए सर्कल रेट्स लाए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इसको सीधा हमारी गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। जी, गवर्नमेंट तो हैंडल करती है, लेकिन सर्किट रेट जो है वो बढ़ जाने से गौतम बुद्ध नगर यानी कि फिर नोएडा हो या गाजियाबाद हो, उस पर से कस्टमर्स जो है जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं उन पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमारे देश में अगर बिटिया की शादी है तो सोना किसी भी भाव हो खरीदा ही जाता है, चाहे वो फिर किसी भी भाव क्यों ना जा रहा हो। इसी तरीके से अगर किसी ने अपना घर बनाना है, जो हमारे देश की संस्कृति रही है, रोटी कपड़ा और मकान, तो सबसे पहले जैसे ही आदमी सेटल होना शुरू करता है अपनी लाइफ में, वो अपने घर की ओर बढ़ता है। वो घर 1 बेडरूम हो, 2 बेडरूम हो, विला हो, प्लॉट हो, या किसी भी टाइप की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, या कैसी भी कोई छत हो, तो अगर अपनी छत खरीदनी है तो जरूर लेनी होती है, और उस पर किसी भी सर्कल रेट का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो सर्किल रेट बढ़ने से चले ग्राहकों पर तो असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो रेट में कितना फर्क पड़ता है? शुरुआती दौर में जब भी कभी कोई सर्कल रेट बढ़ता है तो पास्ट में ये देखा गया है कि पहले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में थोड़ा सा बाजार में फर्क आता है, एक्सेप्टेंस करने में समय लग जाता है चीजों को, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार नॉर्मल हो जाता है। तो अभी हम पैकेज देख रहे थे, हमारी रिपोर्ट आपने देखी कि स्टैंप ड्यूटी बढ़ जाती है। जो पहले से बुकिंग करवा चुके हैं अपने फ्लैट्स की, जो आप सोसाइटीज में फ्लैट कर चुके हैं, अब बुक कर चुके हैं, उनके लिए स्टैंप ड्यूटी जो बढ़ेगी वो लगभग कितनी ज्यादा बढ़ सकती है? कितना उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी मैक्सिमम रेट में। उसके अपने अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि मेरी प्रॉपर्टी की वाइट वैल्यू यानी कि ऑन पेपर वैल्यू बढ़ रही है। ऑन पेपर वैल्यू बढ़ रही है यानी बैंक लोन मुझे ज्यादा दे पाएगा, और आज की डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि अगर बैंक लोन की सुविधा है तो उसे क्यों ना अवेल किया जाए अपना घर खरीदते वक्त। तो ये एक फायदा भी है। और थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि प्रॉपर्टी में नहीं, रजिस्ट्री की कीमतों में फर्क आता है। अगर मैंने 30 लाख रुपए का फ्लैट लिया है मसलन, तो आज अगर उसकी सर्कल रेट 30 लाख रुपए के हिसाब से मुझे 1.5 लाख रुपया स्टैंप ड्यूटी देनी थी, सर्कल रेट बढ़ने के बाद मुझे स्टैंप ड्यूटी शायद 2 या 2.25 लाख देनी पड़ जाए। तो कोई लाखों करोड़ों का फर्क नहीं आता, कुछ चंद हजारों का फर्क आता है। तो जो भी जिनके साथ भी हुआ है, बिल्कुल घबराए नहीं, निश्चिंत रहें। और तो यहाँ पर जो कस्टमर्स है उनके लिए इतना फर्क नहीं पड़ रहा। आप बोल रहे हैं कि 30 से 40 हजार रुपए ही थोड़ा बढ़कर उन्हें भरना पड़ेगा, लेकिन जो बिल्डर्स वगैरह हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है? बिल्डर्स के लिए बेनिफिशियल भी है। वाइट वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ जाती है। हमारे देश में चारों ओर एक मुहिम चल रही है कि किसी भी तरीके से ब्लैक मनी को रोका जाए, और ब्लैक मनी की सबसे ज्यादा खपत ये देखा गया है, पाया गया है कुछ सर्वेक्षणों में कि वो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में ही ब्लैक मनी की खपत होती है। ब्लैक मनी कोई भी अपनी खुशी से नहीं खपाना चाहता। अब क्योंकि ट्रेंड है, चल रहा है, इसी समाज का हिस्सा बन चुका है ब्लैक मनी, तो उसमें रहना जीना पड़ता है। अगर बिल्डर को ये ऑप्शन मिले कि ब्लैक मनी नहीं, ज्यादा व्हाइट में आएगा, तो वो खुशी खुशी व्हाइट में लेगा और सब जगह आगे खुशी खुशी ही व्हाइट में देगा। बिल्डर सर्विस टैक्स पे करता है, टीडीएस पे करता है, हर तरीके के परचेज के सारे टैक्स पे करता है। तो उसके लिए तो बहुत फायदे की बात है अगर उसके व्हाइट के रेट बढ़े और उसको व्हाइट में ज्यादा से ज्यादा मिले। तो दोनों के लिए, कस्टमर्स के लिए और बिल्डर्स के लिए, दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं। तो सकारात्मक सोच बड़ी जरूरी है जिंदगी में। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वो क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो पैसे इन्वेस्ट करते हुए मुझे ज्यादा फायदा होता अगर इसके सर्कल रेट कम होते, क्योंकि मैं चीज आज कम पे खरीद लेता, चाहे वो ऑन पेपर वैल्यू कम होती, और कल जब 2 साल 3 साल बाद मैच्योरिटी के वक्त इसको बेचने जाता चीज को, तो शायद मुझे ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट का फायदा हो जाता। तो दोनों ही एस्पेक्ट से नेगेटिव भी हम देख सकते हैं और पॉजिटिव लेकर भी चल सकते हैं। फिलहाल राठी जी आपके पास फिर लौटेंगे प्रॉपर्टी लाइव में। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सर्किल रेट और प्रॉपर्टी पर उसके असर की चर्चा जारी रहेगी। पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी लाइव में हम बात कर रहे हैं सर्किल रेट की।
नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन नए सर्किल रेट तैयार कर रही है और नए सर्किल रेट जुलाई के एंड तक लागू भी हो जाएंगे। एक बार फिर से चलते हैं अपने एक्सपर्ट कुशल देव राठी जी के पास। कुशल जी, जुलाई के अंत तक ये रेट लागू हो जाएंगे, जो सर्किल रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो सर्किल रेट बढ़ाती है? हम देखते हैं कि हर साल या 1-2 साल बाद ये सर्किल रेट्स बढ़ाए जाते हैं। प्रॉपर्टी एक इकलौती ऐसी चीज है जिसको मैंने पाया है आज तक अपने जीवन में कि वह हमेशा निरंतर बढ़ती ही रहती है। आज जो चीज 1 रुपए की है उसका अगले साल 1.25 रुपया होना लाजमी है, जो चीज 1.25 रुपए की होगी उसका अगले साल 2 रुपया होना लाजमी है। ये एक ऐसी चीज है कि आज हमने से जिनका भी घर आज से 20 साल पहले शायद 5 लाख रुपए का रहा होगा, आज वो घर कुछ नहीं तो कुछ भी करके 3 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके सर्कल रेट को भी बढ़ाना उतना ही जरूरी है। 5 लाख रुपए के वक्त सर्कल रेट शायद रहा होगा 50,000 रुपए, तो आज 50,000 और 5 करोड़ में बहुत डिफरेंस आ चुका है। उस डिफरेंस को बराबर करने के लिए, उस डिफरेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट की मजबूरी है सर्कल रेट को बढ़ाना और इसको असली रेट के ज्यादा से ज्यादा पास तक लेकर आना। तो ये सब तो ठीक है, हर साल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद और नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन, यहाँ पर सोसाइटीज भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बनती है कहीं और के मुकाबले। तो क्या गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये सब कदम उठाती है? गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ा रही है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे ज्यादा चीज है, उससे ज्यादा जरूरत है ये नजरिया देखने की कि इसकी एक्सेप्टेंस बहुत है। जितने भी एरियाज का आपने नाम लिया, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा आई है। और अगर किसी भी चीज की एक्सेप्टेंस आएगी तो इसका मतलब वो प्रचलन बढ़ेगा। प्रचलन बढ़ा है तो गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी हो गया कि जब इतना अच्छा एक्सेप्टेंस आ रहा है तो क्यों ना इसका रेट बढ़ा दिया जाए। तो गवर्नमेंट सब पहलुओं को देखते हुए कि किधर ज्यादा पब्लिक अट्रैक्ट कर रही है, किस जगह पे। फिलहाल राठी जी यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हिमांशु गाजियाबाद से। जी हिमांशु, आपका सवाल। हेलो जी मैं राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ जी। तो थोड़ा बताएंगे सर, वहाँ पे ठीक रहेगा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक नहीं रहेगा? तो राठी जी, राजनगर एक्सटेंशन में हिमांशु जी घर खरीदना चाहते हैं, सलाह मांग रहे हैं आपकी कि वहां पर घर खरीदना ठीक रहेगा या फिर नहीं? बिल्कुल ठीक रहेगा साहब। राजनगर एक्सटेंशन NH58 पे एक बहुत ही अपकमिंग जगह है। सरकार ने वहां पे मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी दे दी हैं, खास करके वो जो एक नया रोड बनाया है, कुछ 8 से 10 किलोमीटर का एक नया स्ट्रेच बनाया है, उस पे काफी सारे बिल्डर्स आए हैं और सभी बेसिक सुविधाएं जैसे कि स्कूल्स वगैरह भी आ गए हैं वहां पे, और बहुत अच्छा रहेगा वहां पे, क्यों नहीं। तो हिमांशु जी, आपको आपका जवाब समझ सकते हैं कि जरूर मिल गया होगा। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्किल रेट्स की। आपने बोला गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू तो देखती है, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों के लिए, जो कस्टमर्स हैं जो खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, उनके लिए क्या सलाह है अगर सर्किल रेट्स बढ़ जाते हैं तो? जिसने घर लेना है वो घर लेगा। सर्कल रेट बढ़ने का अगर एक मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और अगर मुझे घर खरीदना है तो मेरे पास एक अर्नेस्ट मनी के तौर पे 10 से 15% पैसा है बचा हुआ, मुझे लोन लेके आना पड़ेगा। कोई भी बैंक, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र का बैंक हो, वो मुझे लोन तभी उतनी ही वैल्यू पे देगा जितनी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सर्कल रेट रहे ताकि मेरे को उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू पे लोन मिल सके और मुझे कम पैसा अपनी जेब से देना पड़े और मैं लोन फैसिलिटी अवेल कर सकूं। तो लोन फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा जो कस्टमर्स पहले से ही खरीद चुके हैं, नोएडा एक्सटेंशन में हो या फिर नोएडा की बात कर ले, गाजियाबाद की कर ले, पहले के जो सर्किल रेट्स हैं उस पर जो खरीद चुके हैं, उनको क्या जो सर्किल रेट्स बढ़ेगा उन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा, जेब पे असर पड़ेगा, सीधा सीधा असर है। पर मैंने पहले भी कहा, अभी दोबारा से दोहराता हूं कि बहुत ज्यादा ये कुछ लाखों तक नहीं जाएगी बात, चंद हजारों में निबट के रह जाएगी। बिकॉज पहले शायद 30 लाख रुपए पे 5% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती, जो कि 1.5 लाख रुपए है, तो अब शायद 30 की जगह वो 40 लाख रुपए हो गया होगा नए सर्कल रेट होने की वजह से। प्रॉपर्टी की वैल्यू, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, ऑन पेपर 30 की प्रॉपर्टी 40 की हो गई और 1.5 लाख की जगह मुझे 2 लाख देना पड़ेगा। तो चंद हजारों का ही फर्क आएगा। फर्क है, मैं मानता हूं, बट जेब में डेंट नहीं करेगा। तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए आपको नहीं लगता ये फर्क बहुत ज्यादा है? क्योंकि 30-40 हजार रुपए कम नहीं होते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं अगर विशफुल थिंकिंग की बात करें तो मैं चाहूंगा सरकार ऐसा कोई प्रावधान निकाले कि अगर मैंने आज जिस रेट पे घर ले लिया है, तो जैसे बिल्डर नो एस्केलेशन क्लॉज देते हैं, उसी तरीके से सरकार को भी कोई नो एस्केलेशन क्लॉज देना चाहिए कि मैंने आज से 2.5 साल पहले अपने बजट के अकॉर्डिंग इस सर्कल रेट पे आपका फ्लैट खरीदा था बिल्डर से, और
आज भी रजिस्ट्री के वक्त भी मुझे वही रहना चाहिए। एटलीस्ट उनके लिए जो मिडिल क्लास लोग अपना बनता हुआ फ्लैट खरीद रहे हैं 3 से 4 साल में बिल्डर जो उनको देता है, उसमें ये कंसिडरेशन होना चाहिए। मैं चाहूंगा अगर कोई सरकारी ऑफिसर हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारी इस इच्छा का ध्यान दें। तो सलाह दी है यहाँ पर राठी जी ने। बिल्कुल, फिलहाल प्रॉपर्टी लाइफ में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी की बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। लाइफ में अपना घर होना या फिर सिर पर अपनी छत होना किसी भी ग्राहक के लिए सबसे सुखद एहसास होता है, लेकिन बढ़ते प्रॉपर्टी के रेट और दिनों दिन बदलते सर्किल रेट जिन्होंने ग्राहकों के सामने कई परेशानी को खड़ा कर दिया है और जिसकी वजह से आज की तारीख में घर खरीदना किसी जंग को फतेह करने से कम नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट कुशल देव राठी जी के पास। कुशल जी, हमेशा ऐसा होता है कि किसी न किसी बहाने सर्किल रेट्स बढ़ जाते हैं, फिर भी जो कस्टमर्स हैं उन पर इतना हम देखते हैं कि असर नहीं होता, चाहे कितनी ही वैल्यू क्यों ना बढ़ जाए, वो फिर भी उन्हीं प्रॉपर्टी का रुख करते हैं, फिर चाहे बात हो राजनगर एक्सटेंशन की या फिर गाजियाबाद की या फिर नोएडा एक्सटेंशन की। आखिर ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण यह है कि इन जगहों की दिल्ली शहर से नजदीकी होना और दिल्ली शहर की रेट्स में और इन जगहों के रेट्स में तकरीबन 5 से 6 से 10 गुना का फर्क होना। अगर मुझे अपना घर चाहिए और मैं दिल्ली में शायद वो घर जो कि 3.25 साढ़े 3 करोड़ रुपए से शायद शुरू होता है, वैसा ही घर दिल्ली से 12, 10, 15 किलोमीटर और 25 मिनट की दूरी पे उसी घर को 60, 65, 70 लाख में पा सकता हूं, तो शायद मैंने दिल्ली जैसा घर 20% रेट्स में यहां पा लिया। अब अगर 20% रेट्स में मिल रही है चीज तो आधे 1% का फर्क नहीं समझा जाता। ये सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली शहर की नजदीकी होना इन सब जगहों से। तो दूरी मायने नहीं रखती है, सुविधाएं यहाँ पर अगर हम देखें कि जो सोसाइटीज यहाँ बन रही हैं, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है, यही वजह है कि लोग इधर का रुख ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज हैं। दिल्ली शहर में मैं नहीं जानता ऐसी उंगलियों पे गिन के 10 कॉलोनीज या 10 सोसाइटीज नहीं होंगी जिन सोसाइटीज के अंदर सब कुछ हो, चाहे वो एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित एक कोई क्लब हाउस हो, कोई स्विमिंग पूल हो, बच्चों के खेलने की जगह हो, किड्स पूल हो या कोई टॉप क्वालिटी का जिम वगैरह हो। ऐसी सभी सुविधाएं इन सभी बिल्डर्स के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही हैं जो इन जगहों पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली में रह के 4, 5, 6 किलोमीटर की दूरी में इन सब जगहों पे जाना और ऐसे नोएडा, गाजियाबाद या गुड़गांव में रह के 3 मिनट की दूरी पे अपने क्लब हाउस में पहुंच जाना। तो वाकई ये तो है ही है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये सोसाइटीज बन रही हैं, फैलती जा रही हैं। ऐसे नोएडा, अगर हम मेन नोएडा के ले ले, आगे बनता गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, गाजियाबाद हो गया, राजनगर एक्सटेंशन की अगर बात करें तो वो भी काफी दूर हो जाता है दिल्ली से, लेकिन फिर भी लोग उसी बात को हम फिर से दोहराना चाहेंगे, फिर भी लोग इधर का रुख करते हैं। सेफ्टी वाइज भी अगर हम देखें तो उस चीज का ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जाता। डिमांड और सप्लाई की चेन है। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक अखबार में, इंटरनेट पे ही पढ़ा कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस भारत देश में दिल्ली एनसीआर शहर में अभी भी 90 लाख लोगों को घर की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता अभी 90 लाख फ्लैट्स या 90 लाख रियल एस्टेट में कोई भी प्रॉपर्टी ऑफरिंग में है। तो सप्लाई कितनी भी आ जाए, डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है हमारे देश की, उस हिसाब से इसको कवर ही करना पड़ेगा। और आज जहां आदमी पहुंचता है उसके पीछे पीछे कल डेवलपमेंट भी पहुंच जाता है। ऑल्दो मेरी अगेन विशुअल थिंकिंग ये है कि काश सरकार कुछ ऐसा कर दे कि आदमी बाद में पहुंचे, मूलभूत सुविधाएं वहां पहले पहुंची हुई हों। तो आज आदमी पहुंच गया है, कल डेवलपमेंट भी पहुंच जाएगा। ये सभी जगह हुआ है, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, रोहिणी है, द्वारका है, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां आदमी के पहुंचने के 10 साल बाद शायद डेवलपमेंट पहुंचा। तो ये जगहें भी उसी पेस पे उसी हिसाब से चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है इस वक्त अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे गाजियाबाद में, नोएडा में, तो क्या फायदेमंद होगा इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदना? बिल्कुल होगा। नोएडा में, गाजियाबाद में या ग्रेटर नोएडा में कहीं भी प्रॉपर्टी लें, इस वक्त जो प्रॉपर्टी जिस रेट पे ऑफर हो रही है, कंस्ट्रक्शन की रेट्स जिस तरीके से बढ़ गए हैं, जिस तरीके से बैंकों का ब्याज का दर बढ़ता जा रहा है, सीमेंट के दाम, जमीनों के दाम सब बढ़ते जा रहे हैं, जिस भी भाव अगर आज आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, मेरी सलाह ये है उसे आज ही प्रोक्योर कर ले, कल निश्चित फायदा होगा।
तो जल्द से जल्द बुकिंग करवा लें, क्योंकि यकीनन आगे भी बढ़ते ही रहेंगे प्रॉपर्टी के प्राइस। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातचीत से आपको प्रॉपर्टी की बारीकियां समझने में मदद जरूर मिली होगी। फिलहाल राठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तीन बड़ी खबर